फ्रेंड्स, अब हम लोग AS17 पढ़ रहे हैं। AS17 हमारा सेगमेंट रिपोर्टिंग का है। ठीक है, चलिए AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब है कि आप अगर ऐसी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई एरियाज़ में काम करती है, बड़ा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस टेली कम्युनिकेशन है, रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस जियो है, तो अब एज अ ग्रुप हम देखें तो हमारे को सभी सेगमेंट से पैसा आ रहा है, सभी सेगमेंट से इनकम आ रही है। तो AS17 कहता है कि भाई आप अगर आपके बड़े जो सेगमेंट हैं उनसे जो इनकम्स आ रही है वो आप अलग से डिफरेंट करें। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो P&L है उसमें क्या क्या इंक्लूड है वो आपको यूज़र को बताना चाहिए। जैसे सपोज करो मेरे P&L में 200 करोड़ या 2000 करोड़ की टर्नओवर है। अब उसमें मैं बताऊंगा कि 2000 करोड़ में से ऑटोमोबाइल से मैंने 50 करोड़, टेलीफोन इंडस्ट्री से, टेलीकॉम इंडस्ट्री से 40 करोड़, IT इंडस्ट्री से 20 करोड़ ऐसे कमाए हैं। तो कौन कौन से सेगमेंट में क्या इम्पैक्ट है। अब वहाँ पे सपोज कर लीजिए कोई सेगमेंट ऐसा है जिसमें आगे बहुत अच्छा फ्यूचर आउटकम है, तो कंपनी में लोग इंटरेस्टेड बढ़ेंगे, लोग आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो सेगमेंटल रिपोर्टिंग इसलिए AS17 के हिसाब से की जाती है। पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले देखते हैं। द स्टैंडर्ड इज नॉट मैंडेटरी फॉर SME एंड SMC फॉलिंग इन लेवल 2 एंड लेवल 3। तो ये एक लेवल 1 एंटिटी की जो कंपनीज है उनके लिए ही है। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू एस्टेब्लिश प्रिंसिपल। ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल डिसाइड करेगा कि जिसके बेसिस पर आपकी रिपोर्टिंग होगी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट एंड प्रोसेस and the different geographical area in which it operates. Such information help user of the financial statement for better understanding of the performance of the enterprises, better assess the risk and return of the enterprises, and make more informed judgment about the enterprises as a whole. Many enterprises provide groups of product and services or operate in different geographical area that are subject to different rate of profitability, opportunity and growth, future prospect and risk. Information about different type of product services of an enterprise and its operation in different geographical area often called segmental reporting, segment reporting. ठीक है, तो अब जो बोल्ड अक्षर होते हैं उनमें AS की मेन बॉडी लिखी रहती है, उसको पढ़ते हैं। The standard should be applied in presenting general purpose financial statement. ठीक है, पैरा 3, enterprises should comply with the requirement of this standard fully and not selectively. पैरा 4, if a single financial report contain both consolidate and separate financial statement of a parent segment report, information need to be presented only on the basis of consolidated financial statement. In the context of reporting of segment information in context financial statement, the reference in this standard to any financial statement item should be constituted to be relevant item as appearing in the consolidated financial statement. वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी एक ही रिपोर्ट में दोनों स्टेटमेंट हैं तो सेगमेंटल रिपोर्टिंग आप कंसोलिडेट फिगर्स के बेसिस पर करें। डेफिनेशंस, पैरा 5.1 क्या कहता है। ये दो डेफिनेशन इस AS की जान है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। एक है बिजनेस सेगमेंट और एक है जियोग्राफिकल सेगमेंट। ठीक है, अ बिजनेस सेगमेंट इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेज दैट इज engaged in providing an individual product or services or a group of related product or services, and that is subject to risk and return that are different from those of other business segment. अब जैसे सपोज करिए मैं IT इंडस्ट्री में हूँ तो IT एक सेगमेंट है, तो IT की जो रिस्क एंड रिटर्न है या रिस्क और रिवार्ड जो भी है वो आपकी टेली कम्युनिकेशन से डिफरेंट है।
तो ये एक बिजनेस सेगमेंट हो गया. फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर प्रोडक्ट और सर्विसेज आर रिलेटेड इंक्लूड A. The nature of the product or services. B. The nature of the production process. C. The types of classes of customer for the product or services. D. The method used to distribute the product or provide the services. And E. If applicable, the nature of the regulatory environment. For example, banking, insurance or public utility. अब आते हैं जियोग्राफिकल. जियोग्राफिकल का मतलब है लोकेशन. So geographical segment is a distinguishable component of enterprises that is engaged in providing product or services within a particular economic environment and is subject to risk and return that are different from those of the component operation in other economic requirement. अब एक कंपनी उत्तराखंड में भी काम कर रही है और आपकी साउथ में भी काम कर रही है, अलग अलग स्टेट्स में काम कर रही है, तो उसकी हर स्टेट में अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न्स है. Factor that should be considered in identifying geographical segment includes similarity of economic and political condition, relationship between operation in different geographical area, proximity of the operation, आगे special risk associated with operation in a particular area, exchange control regulation and the underlying currency risk. अब आती है reportable segment. अब is a business segment or a geographical segment identified on the basis of foregoing definition for which segment information is required to be disclosed. अब आगे जाके हम देखेंगे, हमें दिया होगा कि भाई रिपोर्टेबल किसको करना है. मुझे पता है बट मैं आपको बता दूँ, जब आएगा तो बता देंगे. नॉर्मली रिपोर्टेबल सेगमेंट वो है जो उसकी अगर टोटल रेवेन्यू का 10% से ज़्यादा या 10% है उस सेगमेंट की रेवेन्यू, देन इट इज़ अ रिपोर्टेबल सेगमेंट. बाकी और भी क्राइटेरिया होते हैं, पढ़ते हैं. नाउ एंटरप्राइजेज रेवेन्यू. एंटरप्राइजेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर एज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. ओके. फिर है सेगमेंटल रेवेन्यू. सेगमेंटल रेवेन्यू इज द एग्रीगेट ऑफ द portion of enterprises revenue that is directly attributable to a segment and the relevant portion of enterprise revenue that can be allocated on a reasonable basis to a segment. Revenue from transaction with other segment of the enterprises. Segment revenue does not include क्या? Extraordinary item as defined in AS5, interest and dividend income including interest earned on advances or loans unless the operation of the segment are primarily of the financial nature. अगर आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो फिर आपकी ये ऑपरेशनल इनकम हो गई. गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अनलेस अब आती है सेगमेंटल एक्सपेंसेस की. सेगमेंटल एक्सपेंस इज द एग्रीगेट ऑफ द एक्सपेंसेस रिजल्टिंग from the operating activities of a segment that is directly attributable to the segment and the relevant portion of the enterprise expense that can be allocated. कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो पूरी कंपनी पे खर्च होते हैं, तो वो एलोकेट होते हैं हर सेगमेंट पर, वो भी आपके सेगमेंट एक्सपेंसेस में आते हैं. सेगमेंट एक्सपेंसेस डज नॉट इंक्लूड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एज पर AS5, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन एडवांस unless the operation of the segment are primarily of the financial nature, and the interest expenses relating to overdraft and other operating facilities identified to a particular segment are not included in the part of segment expense unless the operation of this is financial nature. Okay. Or unless the interest is included as a part of cost of inventory. In case of interest is included as a part of cost of inventory where it is so, as per AS16, read with AS2, valuation of inventory of those are part of segment assets of a particular segment. Such interest is considered as a segment expenses. In this case, the amount of such interest and fact that the segment result has been arrived at after considering such interest is disclosed by way of note. Number 3, losses on sale of investment or assets unless
इनकम टैक्स एक्सपेंसेस सेगमेंट रेवेन्यू में नहीं आएंगे, एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सेगमेंटल रिजल्ट क्या कहलाएंगे? सेगमेंटल रिजल्ट इज द सेगमेंटल रेवेन्यू लेस सेगमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है। 5.8 segment assets are those operating assets that are employed by a segment in its operating activities and that either are directly or attributable to the segment or can be allocated. Okay, if the segment result of the segment include interest dividend, its segment assets include the related receivable loans and advances. अगर सेगमेंट रिजल्ट में हमने इंटरेस्ट कंसीडर किया तो उसकी एसेट्स भी सेगमेंट एसेट्स में आएगी. Segment assets do not include income tax assets. Segment assets are determined after deducting related allowances provision that are reported at direct offset in the balance sheet item. Okay. अब आती है segment liabilities are those operating liabilities that result from operating activities of a segment and either or directly attributable to the segment or can be allocated to the segment. Okay. Segment liability do not include income tax liabilities. 5.8 segment accounting policies are the accounting policy adopted for preparing and presenting the financial statement as well as those of accounting policies that are related specifically to the segment reporting. Paragraph 6. The factors in paragraph 5 for identifying business segment are not listed in any particular order. Okay. अब हम जाएंगे कि रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. ये सब इनकी एक्सप्लेनेशन है. पैराग्राफ 19 देखते हैं. ठीक है. द डोमिनेंट सोर्स एंड नेचर ऑफ द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एन एंटरप्राइज शुड गवर्न वेदर इट्स प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट विल बी बिजनेस सेगमेंट और अ जियोग्राफिकल सेगमेंट. इफ द रिस्क एंड रिटर्न of an enterprise are affected predominantly by difference in the product and services it produce, its primary format for reporting should be business segment. ये लाइन ध्यान दीजिए. पहली बात तो ये कि ये प्राइमरी फॉर्मेट बिजनेस सेगमेंट होगा कि आपका जियोग्राफिकल सेगमेंट होगा. आपके दो सेगमेंट होते हैं, प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्टिंग एंड सेकेंडरी सेगमेंट रिपोर्टिंग. तो वो प्राइमरी में आप जियोग्राफिकल को दिखाना चाहते हैं कि बिजनेस को दिखाना चाहते हैं. वो डोमिनेंस जो है वो इस बात से डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट है. फिर से पढ़ता हूँ. द डोमिनेंट सोर्स एंड नेचर ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एंटरप्राइज शुड गवर्न वेदर इट्स प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट विल बी बिजनेस और जियोग्राफिकल. इफ द रिस्क एंड रिटर्न of an enterprises are affected predominantly by difference in the product or services it's produce. अगर product और services से difference होता है then it will be a business segment with secondary information reported in geographically. Similarly, if the risk and return of the enterprises are affected predominantly by the fact that it operates in different countries or different geographical area, its primary format for reporting is be geographical and secondary will be business. ये बात बहुत अच्छी है कि भाई कब प्राइमरी होगा और कब सेकेंडरी होगा. तो वो जिसका ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है उस बात से देखेंगे. पैरा 20 देखते हैं. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटरप्राइजेज एंड इट्स सिस्टम of internal financial reporting to the board of director and chief executive officer should normally the basis for identifying the predominant source and nature of risk and return, and therefore for determining which reporting format is primary and which is secondary except as provided in subparagraph A and B. If the risk and return are strongly affected both by differences in the product and services it produce and by differences in geographical area in which it operates, as evidenced by the matrix approach to managing the company and to reporting internally to the board of director and to the then the enterprises should use business segment as the
primary segment. And if the internal organization and management structure of an enterprise and its system to the board and chief executive are based neither on any individual product or services or group or related or nor on geographically, the director and management of the enterprises should determine whether the risk and return of the enterprise are related more to the product or to the geographical area. Accordingly, choose business segment or geographical segment as its प्राइमरी सेगमेंट एंड अदर इज सेकेंडरी रिकॉर्डिंग सेगमेंट. तो ये आया कि भाई प्राइमरी रिकॉर्डिंग क्या रहेगा और सेकेंडरी रिकॉर्डिंग क्या होगा. चलिए अब हम पैरा 22 पढ़ते हैं. A metric presentation. Both business segment and geographical segment as primary segment report format with full segment disclosure on each page will often provide useful information if the risk and return are strongly affected by both. अगर दोनों ही इम्पैक्टेड हैं तो फिर हमें मैट्रिक्स में डालना पड़ेगा जिसमें हम आपके दोनों चीज़ों को शो करेंगे. अब आ गया पैराग्राफ 24. बिजनेस एंड geographical segment. Business and geographical segment of enterprises for external reporting purpose should be those organizational units for which information is reported to the board of director and chief executive officer. Okay. If the internal organization and management structure and reporting to this are based neither on the individual product nor on group of services or group of related product, paragraph 20b requires that the director should choose the either business or geographic as the primary segment based on the assessment on which reflect the primary source of risk and return of the enterprise with the other as a secondary. In that case, the director and management of the enterprises should determine this segment based on the factor in the definition of paragraph 5 of this rather than on the basis of systems of internal financial reporting to the board of director and chief executive consistent with the following. मतलब आप डिसीजन करेंगे पैराग्राफ 5 के हिसाब से जो यहाँ पर दिया है. बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट की जो डेफिनेशन दी है इसके हिसाब से आप डिफाइन करेंगे. अब चलते हैं पैराग्राफ 25 पे और ये कंसिस्टेंट होने चाहिए इनके साथ में. नंबर 1, if one or more segment reported internally to the report director and management is a business segment based on the factor but other are not, subparagraph below should be applied only to those internal segments that do not meet the definition of paragraph 5. B, for those segments reported internally to the director and management that do not satisfy the definition in paragraph 5, management of the enterprises should look into the next lower level of the internal segment that report information about the product and services line of the geographical line. So friends, basically ये आपका सिर्फ बता रहे हैं कि भाई सेगमेंट कैसे होना है. हमारे लिए यहाँ तक सारी बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी. हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आया पैराग्राफ 27. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अभी तो हमने बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट की फॉर्मेट और कैसे करेंगे. अब आया हमारा पैरा 27. वो क्या कहता है, रिपोर्टेबल सेगमेंट. कौन से सेगमेंट की रिपोर्ट करनी है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको क्लासीफाई करना आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो सारा ही पड़ता है. अगर मैं नहीं पढ़ूं तो कोई चीज़ स्किप हो जाए, इसलिए एटलीस्ट बोल्ड तो सारे पढ़ लीजिए. पढ़िए पैराग्राफ 27. अ बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ नंबर 1, इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर इज 10% और मोर ऑफ द टोटल सेल. एक तो नंबर 1 है रेवेन्यू टू
एक्सटर्नल कस्टमर ये 10% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, एक्सटर्नल कस्टमर। नंबर 2, इट्स सेगमेंटल रिजल्ट इज 10% और मोर। नंबर 2, segment result is more than 10% of total segment profit or total segment loss। इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट वाले सेगमेंट अलग करेंगे, लॉस वाले अलग करेंगे और उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे। और तीसरा है सेगमेंट एसेट्स। उसकी जो एसेट्स हैं ये 10% से ज़्यादा होने चाहिए टोटल एसेट्स से, 10% और 10% से ज़्यादा। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं तो आपका ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अब पैरा 28 पढ़ते हैं। अ बिजनेस सेगमेंट और विच इज़ नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट may be designated as a reportable segment despite its size. If the segment is not designated, it should be included as an unallocated reconciliation item. Paragraph 29. If total external attributable to reportable segment constitute less than 75%, अगर आपने 10% या इससे ज़्यादा के ढूंढ लिए लेकिन उन सब का टोटल 75% से नहीं ज़्यादा है, तो फिर हम ऐसे सेगमेंट को ऐड कर लेंगे जिससे कि वो 75% या इससे ज़्यादा हो जाए। लेस देन 75% ऑफ द टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू, एडिशनल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेड सेगमेंट इवन इफ दे डू नॉट मीट द 10% थ्रेशोल्ड लिमिट इन पैराग्राफ 27 until at least 75% of the total enterprise revenue is included in the reportable segment। तो अब AS 17 का जो क्रक्स निकला वो ये है कि पैराग्राफ 27 से तो रिपोर्टेबल निकालो और पैराग्राफ 29 से कि 75% और मोर शुड बी कवर्ड इन रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो अगर आपके पास इससे कम पड़ रहा है तो छोटे सेगमेंट भी ले लीजिए। अब पैरा 31 देखें। A segment identified as reportable segment in the immediately preceding period because it satisfied the relevant 10% threshold should continue to be reportable segment for current period। मतलब अगर एक बार वो रिपोर्टेबल सेगमेंट लास्ट ईयर हो गया तो इस साल भी वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। पैरा 32, if a segment is identified as a reportable segment in the current period because it satisfies the relevant 10% threshold limit, preceding period segment data that is presented for comparative purpose should unless it is imperative to do so be restated to reflect the newly reported segment as separate segment revenue even if that segment did not satisfy the 10% threshold limit in the preceding year। तो फ्रेंड्स अब इस चीज़ को समझो, ये बहुत अच्छे अच्छे पैरा दिए उन्होंने। पैरा 31 ये करंट ईयर है और ये लास्ट ईयर है। इनका कहना है कि अगर यहाँ पर कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट है जो हमारी 10% की क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था तो वो इस साल भी रिपोर्टेबल होगा वेदर 10% है और नॉट। इस साल वो 10% में आता है या नहीं आता इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लास्ट ईयर में 10% के सेगमेंट में हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो इस साल भी करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है, सपोज कर लीजिए कि इस साल कोई आपका नया रिपोर्टेबल सेगमेंट क्रिएट हो गया है जो 10% की थ्रेशोल्ड लिमिट फुलफिल करता है, तो हम लास्ट ईयर में भी इसको रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाएंगे।
क्योंकि जब आप कोई बैलेंस शीट बनाते हैं तो लास्ट ईयर की रिपोर्ट भी दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि इस साल तो आपने दिखा दिया, लास्ट ईयर का नहीं दिखा, तो नहीं तो फाइनेंशियल फिगर डिस्ट्रॉट हो जाएंगी ना। सपोज करो ये डिपार्टमेंट ए है, तो अगर डिपार्टमेंट ए यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, और ऐसे ही अगर डिपार्टमेंट बी है तो डिपार्टमेंट बी अगर करंट ईयर में आया तो लास्ट ईयर में भी डिपार्टमेंट बी की रेवेन्यू हम लेंगे। पैरा 32 है, ये 31 नहीं है। अब 33 देखें, सेगमेंटेड इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर्ड इन कन्फॉर्मिटी विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है जी। 36 देखते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी दैट रिलेट जॉइंटली टू two or more segments should be allocated to segment if and only if their related revenue and expenses also are allocated to the those segment। ठीक है। अब हम डिस्क्लोजर की बात करते हैं। जो प्राइमरी रिपोर्टिंग सेगमेंट है उनके लिए बता दें, 39 दे रहा है, The disclosure requirement in paragraph 40 to 46 should be applied to each reportable segment based on the primary reporting format। And enterprises should disclose the following for each reportable segment। क्या क्या? Segmental revenue, segmental result, total carrying amount of the segmental assets, segmental liabilities, total cost, total amount of expenses, total amount of सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिशिएशन, ये डिस्क्लोज होना चाहिए। ठीक है जी। फिर पैरा 44 कहता है, एंड एंटरप्राइजेज दैट रिपोर्ट्स द अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ सेगमेंट नीड नॉट डिस्क्लोज डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज एंड नॉन कैश एक्सपेंसेज ऑफ सच सेगमेंट परसुएंट टू सब पैरा एफ एंड जी ऑफ पैराग्राफ 40। 46 कहता है, एन एंटरप्राइजेस शुड प्रेजेंट अ रिकंसिलेशन बिटवीन द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज फॉर द रिपोर्टेबल सेगमेंट एंड द एग्रीगेट इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस फाइनेंशियल सेगमेंट। इन प्रेजेंटिंग द रिकंसिलेशन, सेगमेंटल रेवेन्यू शुड बी रिकंसाइल्ड टू enterprise revenue, segmental results should be reconciled to enterprise's net profit or loss, and segment assets should be reconciled to enterprise assets, and segment liability to reconcile with segment enterprise liability। कहने का मतलब है कि टोटल एसेट्स को टोटल सेगमेंट एसेट से, टोटल लाइबिलिटीज को सेगमेंट लाइबिलिटी से, टोटल प्रॉफिट को सेगमेंटल प्रॉफिट से, एंड टोटल रेवेन्यू को सेगमेंटल रेवेन्यू से रिकंसाइल कर दो कि कितने भाई साहब आपने रिपोर्ट किया, कितने का रिपोर्ट नहीं किया है। अब आया सेकेंडरी सेगमेंट रिपोर्टिंग। इफ द प्राइमरी फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग सेगमेंट इज बिजनेस सेगमेंट, इट शुड ऑल्सो रिपोर्ट द फॉलोइंग। अगर बिजनेस है तो फिर ये चीज़ और रिपोर्ट करो, और अगर जियोग्राफिकल है तो फिर ये चीज़ रिपोर्ट करो, पैरा 49 के हिसाब से। ठीक है। फिर पैरा 50, 51 है, इफ द प्राइमरी फॉर्मेट इज जियोग्राफिकल दैट आर बेस्ड, तो 50 और 51 के हिसाब से भी रिपोर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सेगमेंट रिपोर्टिंग का एएस था। मुझे पता है थोड़ा इरिटेट हो रहे होंगे, बट डोंट वरी, मैं आपकी इरिटेशन अभी ख़त्म कर देता हूँ। कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं एएस 17 के। मैंने बुक में मोस्टली सारे कंसेप्ट डाल दिए हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको अभी क्लियर हो जाएगा, अभी के अभी क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है ये। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स लिमिटेड गिव द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू 6 सेगमेंट। 6 सेगमेंट हैं इनके, MNOPQR। ओके, सेगमेंटल एसेट दे रखी हैं, सेगमेंटल रिजल्ट दे रखे हैं, और सेगमेंटल रेवेन्यू दे रखी है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये हमारे उससे फॉलो हो रहे हैं, ये कि MN शुड अलोन बी रिपोर्टेड, वो कहते हैं कि यही रिपोर्ट करो, इसको हमें डिस्कस करना है। चलिए, तो मैं इसको आपको थोड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, ये है सेगमेंट एसेट्स, ये MNOPQR
ओ पी क्यू आर और ये टोटल। ठीक है जी, कितनी कितनी है? 40, 80, 30, 20, 20, 10, तो ये 200 है। अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो ये 20%, 40%, 15%, 10%, 10% एंड 5%। अब आपको पता है कि अगर मैं इस क्राइटेरिया को देखूं तो MNOPQ पांचों सेगमेंट मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट बनते हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं सेगमेंटल रिजल्ट के बारे में। ठीक है जी, तो सेगमेंटल रिजल्ट्स में प्रॉफिट वाले अलग कर दें। 50 ये प्रॉफिट है और लॉस वालों को अलग कर दें। ये 190, ये 10, ये 10, ये 10 और ये 30। ठीक है जी, तो इसका टोटल 100 है और इसका टोटल 200 है। तो अब इसमें देखेंगे तो 95% तो इसमें है और इसमें देखेंगे तो ये 30%, 10%, 10%, 50%। सेगमेंटल रिजल्ट में प्रॉफिट और लॉस को अलग अलग करना पड़ता है। और तीसरा करते हैं हम लोग सेगमेंट एसेट्स। अब सेगमेंट एसेट्स भी देख लो। सॉरी, ये ऊपर वाली सेगमेंट एसेट थी, अब हमें सेगमेंट रेवेन्यू देखनी है। दिस इज रेवेन्यू। $300, $620, $80, $60। सो ये है 300, 620, 80, 60, 80, 60। ये 1200 है। ये 5% है, ये 25% है और ये आ जाएगा 61, 50% तो हो जाएगा 51.67%। तो ये आ जाएगा हमारा 6.7, 6.66%, 6.67%। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कौन कौन से रिपोर्टेबल बनते हैं। इसके हिसाब से ये दो रिपोर्टेबल बनते हैं। इसके हिसाब से ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है। और इसके हिसाब से ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है और ये रिपोर्टेबल है। सही है कि नहीं? ये 3 क्राइटेरिया थे हमारे। और जब आप देखोगे तो ऐसा कोई बच ही नहीं रहा है कि कोई छूट रहा हो। एम और एन रेवेन्यू में एम एन, चलिए इसको लिख के भी देख लेते हैं। तो सेगमेंटल एसेट्स में अगर देखें तो जो रिपोर्टिंग आ रही वो आ रही MNOPQ। सेगमेंटल
रिजल्ट के हिसाब से देखें तो बनते हैं MNOPR, ये नहीं आ रहे। और सेगमेंटल रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो MN। ठीक है, ये हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट है। दैट इज all segment are reportable, क्योंकि अब किसी ना किसी क्राइटेरिया में सब आ जाएंगे। ये हमारे रिपोर्टेबल बन गए। ठीक है जी, अब आया मजा? मैंने कहा था ना समझ में आएगा, थ्योरी नॉर्मली नहीं आती समझ में। लीजिए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसलिए सारे सेगमेंट हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए जरा क्या है। A company has an inter-segment transfer pricing policy of charging at cost less 10%. The market price are generally 25% above cost. Is this policy adopted is correct? AS17 क्या कहता है? आप कोई भी पॉलिसी रख सकते हैं, बट ये कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए और डिस्क्लोज होनी चाहिए, तो कर सकते हैं इसको। ये आंसर देखिए, AS17 रिक्वायर दैट इंटरनेट शुड बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एंटरप्राइज एक्चुअली यूज द प्राइस दिस आंसर द बेसिस ऑफ and any change should be disclosed in this. Hence, the enterprises can have in its own policy. ठीक है, कॉस्ट, बिलो कॉस्ट और एनी प्राइस, कोई भी हो सकती है पॉलिसी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। मैसर्स XYZ लिमिटेड हैज 3 सेगमेंट XYZ। टोटल एसेट्स आर कितनी? 10 करोड़। सेगमेंट एसेट्स की 2 हैं, Y की 3 है और Z की 5 है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ दिस सेगमेंट आर दिस। द अकाउंटेंट कंटेंटेड दैट ऑल दीज 3 आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। गलत है, देख लीजिए क्यों गलत है, अभी समझा देता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सेगमेंट जो है X, Y और Z है। जो टोटल एसेट्स हैं वो हमारी हैं 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। ये टोटल है रुपीज इन करोड़। डेफर्ड टैक्स एसेट्स कितनी है? X में है 0.5, इसमें है 0.4 और इसमें है 0.3। तो अब ये बचा 1.5, इसमें बचा 2.6 और इसमें बचा 4.7। कितना है? ये 1.2 है तो ये 8.8 हो गया। 8.8 का 10% होता है 0.88, तो ये भी मोर देन 10% है, ये भी मोर देन 10% है, ये भी मोर देन 10% है। सो ये मैंने गलत बोल दिया था, ये सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। वो तो करने से पता चलेगा ना, ठीक है ना। चलिए
मैंने इसको टेबल पे समझा दिया, बुक में इन्होंने थ्योरी में समझा रखा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, पढ़िए। माइक्रोटेक लिमिटेड प्रोड्यूस बैटरी फॉर स्कूटर, कार, ट्रक एंड स्पेशलाइज बैटरी फॉर इन्वेंट्री एंड यूपीएस। अच्छा, इनके पास बैटरी बनाते हैं, दो तरीके की बैटरी हैं, एक तो यूपीएस के लिए है और एक है स्कूटर के लिए। अब वो कह रहे हैं कि भाई बताइए कितने सेगमेंट हैं। तो टेक्निकली अब आप बताइए, बनाते तो बैटरी हैं, लेकिन ये बैटरी ऑपरेशनल अलग कर रही हैं। एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कर रही हैं और एक आपकी जनरल पर्पस बैटरी हैं। तो इन्हें दो सेगमेंट बनाने चाहिए, बैटरीज फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड बैटरीज फॉर जनरल पर्पस। देखते हैं। In case of Microtech Limited, the basic product is the battery, but risk and return of the batteries for the automobile segment is and UPS are different set of segments. In case of automobile, the risk and return affected by the government policy, road condition, whereas in other cases, the risk and return affected by the power condition. Therefore, it can said that Microtech Limited has two business segment, automobile batteries and batteries for inverter and UPS। ठीक है ना। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इसमें क्या है, हमें पूरी सेगमेंटल एसेट्स को रिपोर्ट करना है। सो लेट मी शो यू इन अ डिटेल्ड फॉर्मेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए इसको। Prepare a segment report for publication in the Diversified Limited from the following detail of company's 3 division। नीचे डिवीजन दे रखी हैं, ओके। ऊपर हमारा, अच्छा ये ऊपर भी डिवीजन ही है, फोर्जिंग डिवीजन, ब्राइट वायर डिवीजन एंड फिटिंग डिवीजन। अच्छा, ऊपर रेवेन्यू दे रखा है और नीचे आपका, ओके ठीक है। चलिए करते हैं इसे। सेगमेंटल रिपोर्टिंग बनाते हैं, ठीक है। ये बना रहे हैं हम लोग, कंपनी का नाम डाइवर्सिफाइड लिमिटेड, ठीक है। सेगमेंट रिपोर्ट, चलिए यहां पर लिखेंगे हम पर्टिकुलर, यहां पे लिखेंगे अमाउंट और यहां पे 3 डिवीजन है, तो यहां पे हमारे डिवीजन आ जाएंगे, ठीक है जी। कौन कौन से डिवीजन है? डिवीजन है हमारी फोर्जिंग, बार एंड फिटिंग। तो ये हमारी फोर्जिंग शॉप आ जाएगी। दूसरा है ब्राइट बार और तीसरा है फिटिंग। ये हम इंटर सेगमेंट जो है एलिमिनेशन करेंगे और यहाँ पर नेट अमाउंट लिखी जाएगी, ठीक है जी। चलिए तो एक एक करके करते हैं। पहले सेल्स टू ब्राइट बार है 4575, ओके, एंड सेल्स टू अदर डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल। सो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटर सेगमेंट सेल्स टू ब्राइट बार, ये हमारी 4575। ये डोमेस्टिक
और एक्सपोर्ट। ठीक है जी, डोमेस्टिक में 90 है, एक्सपोर्ट में 6135 है, तो 906135। ठीक है जी। ये हमारा 10,800 हो गया। अब आप उधर देखें, ब्राइट बार ने सेल्स टू फिटिंग डिवीजन दी है 45, सॉरी ब्राइट बार ने तो सेल करी है ना, तो ये हमारी सेल्स टू फिटिंग, और बाकी जो इन्होंने एक्सपोर्ट सेल करी है इन्होंने 300 की करी है, तो ये हो गया 345। तीसरा देखें, इन्होंने एक्सपोर्ट सीधी करी है 270 की, तो ये हो गया 270। अब टोटल अगर देखें तो ये 4575 और 9045 ये रिमूव कर दें तो 90670, तो ये हमारा 6795 माइनस 4620 ये आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेगमेंट रिजल्ट की, प्रॉफिट्स की। क्या दे रखे हैं इन्होंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखे हैं 240, 30 एंड 12, ये दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद हेड ऑफिस ने जो खर्चे किए हैं वो सेगमेंट वाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना कितना दे रखा है, 240, 30 माइनस 12, तो ये हो गया हमारा 258। ठीक है जी, फिर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस सीधा इधर माइनस करेंगे, सेगमेंट में नहीं जाएगा वो कितना है 72, 36, 36, 144, तो ये बचा 114, ये हुआ हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से अब इंटरेस्ट कम करें, कितना इंटरेस्ट, तीनों डिपार्टमेंट का 6, 8, 2, 16, तो ये है हमारा 98। दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं ऊपर रेवेन्यू आ गई, अब है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन relating to assets and liabilities, fixed assets, current assets। ठीक है, तो ये आ गया सेगमेंटल एसेट्स। चलिए फिक्स्ड एसेट्स बताइए कितनी कितनी है, 360, 180, 360, 180, 540 करंट एसेट्स है, 180, 60,
135, 375। नहीं, अभी इसमें हेड ऑफिस की भी एसेट्स आएंगी, तो ये आ जाएगी 480, 120, 315, 915। अब है अनएलोकेटेड एसेट्स, जो हमने एलोकेट नहीं करी है, कितनी है? 75 एंड 72, 147। तो ये आ जाएगा हमारा 1062। टोटल एसेट्स ये आएगी 480, ठीक है। अब है लाइबिलिटीज की, तो सेगमेंट लाइबिलिटीज बताइए कितनी कितनी है? 30, 15 एंड 180। 30, 15, 180, तो ये आई 225। अब ऐसी लाइबिलिटी जो एलोकेट नहीं हुई है वो हमारी अनएलोकेटेड लाइबिलिटीज 57, तो ये हमारी 282 टोटल लाइबिलिटीज आ गई, ठीक है। डन। तो एक ही हमारा बिजनेस सेगमेंट आ गया। अब वो पूछते हैं कि भाई अगर आपने जियोग्राफिकल बेसिस पे बनाना है तो बता दीजिए। तो जियोग्राफिकल बेसिस में हमारी पोजीशन आ जाएगी सेल रेवेन्यू बाय, क्योंकि आपने एब्रॉड किया है ना मार्केट। एक तो है डोमेस्टिक और एक है एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक में एक है एक्सपोर्ट टू, लोकेशन है, एक तो रवांडा है, एक मालदीव है, और एक बाय फॉर्जिंग, इस कंट्री का नाम नहीं पता। तो ये है डोमेस्टिक सेल हमारी 90 है, ये एक्सटर्नल सेल है 6135, 300, 270, 6795। तो अगर हम जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी करें तो हम बना सकते हैं उसे, ठीक है। चलिए, सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन AS17। इसमें आप ज़्यादा नहीं फंसिएगा, सिर्फ आप इसके 28, 27, 28, 29, 30, 132 इन सेगमेंट्स, इन पैरा पे फोकस करें। इतने से ही आपके मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड पूछे जाएंगे तो वो प्रोफेशनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये पूरा AS आपको अच्छी तरह समझ आया है। थैंक यू वेरी मच।